यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एस एन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए यूपी टीईटी, सुपर टीईटी और सीटीईटी की तैयारी के क्रम में मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज का जो टॉपिक हम सीखने का प्रयास करेंगे वह है इकाई का अंक ज्ञात करना। कि अगर कोई भी नंबर दिया गया है, कोई भी संख्या दी गई है या कोई संख्या पे संक्रियाएं दी गई हैं, तो उन संक्रियाओं में हम किस प्रकार से इकाई के अंक को ज्ञात करते हैं, आज हम यही सीखेंगे। तो इकाई का अंक होता क्या है? जैसे कोई संख्या एक लिखी हुई होती है, जो सबसे दाहिनी तरफ की जो संख्या होती है वही इकाई का अंक होता है। जैसे हम कहें कि एक संख्या हमने लिया कि 715232। अब इसमें अगर इकाई के अंक की बात की जाए तो ये 2 जो है एकदम लास्ट में जो आया है यही हमारा यूनिट डिजिट है। यानी कि जो लास्ट में अंक आता है वही यूनिट डिजिट होता है, उसी को हम इकाई का अंक कहते हैं। अब यूनिट डिजिट निकालने का तरीका क्या होगा? जैसे अगर हम कहें कि एक हमको संख्याओं पे संक्रियाएं दी गई 32 धन 64 ऋण 22 गुणे 2 और भागा 2 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो यहां हमको मतलब केवल होना चाहिए कि जो यूनिट डिजिट के अंक हैं केवल मतलब हमको उनसे होना चाहिए। कि जैसे यहां जो यूनिट डिजिट के अंक हैं वो यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 2 है, यहां 2 है और यहां 2 है। अब बार्डमास के नियम से अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हमको भाग देना होगा। तो 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 के बाद हम क्या करेंगे? 2 में गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा जब करेंगे तो 2 एक नम 2 हो जाएगा। अब ये हमारा कैलकुलेशन बना 2 धन 4 ऋण 2। 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। यानी अगर हम इसको सॉल्व करते तो जो यूनिट डिजिट का अंक आता वो आता 6। तो इस तरीके से हम यूनिट डिजिट के अंक को निकालना सीखेंगे। उसके आगे अगर हम आपसे कहें कि 357 गुणे 448 गुणे 966 गुणे 972 गुणे 446 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? तो अगर हम इतना बड़ा गुणा करेंगे तो संभव नहीं है कि हम इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाए गुणा करके और इकाई का अंक यहाँ हम बता दें। तो हम इसके लिए करेंगे क्या कि केवल हम जो यूनिट डिजिट होगा वही लेकर के चलेंगे। जैसे 7, यहाँ यूनिट डिजिट 8, यहाँ यूनिट डिजिट 6, यहाँ यूनिट डिजिट 2 और यहाँ यूनिट डिजिट 6। गुणा हम करेंगे 7 का 8 में तो 56 आएगा। इकाई का अंक 56 में 6 होता है। 6 का 6 में गुणा करेंगे 36 आएगा, इकाई का अंक 6 होता है। 6 का 2 में गुणा करेंगे 12 आएगा, इकाई का अंक 2 होगा। 2 में 6 का गुणा करेंगे 2 छक 12, इकाई का अंक 2 होगा। फाइनली हमारा उत्तर 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक इसमें हमारा 2 हो गया। हमने किया क्या कि जो भी यूनिट डिजिट थे, जो भी इकाई के अंक थे, केवल उन्हीं का गुणा करते चले गए और अगर संख्या बड़ी आई तो हमने फिर से केवल इकाई के अंक को ही लिया, बाकी को हमने वैसे ही छोड़ दिया। और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया वो आया 2। 7 अट्ठे 56, 6 6 36, 6 6 दूनी 12, 2 2 छक 12, 2। फाइनली हमारा उत्तर आ गया 2। इसके अलावा अगर हम कहें कि एक दिया हुआ है 648 गुणे 777 धन 956 ऋण 452, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो हमको पता है कि सबसे पहले हमको गुणा करना होता है। जब गुणा करेंगे तो 8 और 7 का गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, इकाई का अंक 6 आ जाएगा।
उसके बाद जोड़ते हैं तो 6 और 6 12 इकाई का अंक 2 आ जाएगा, और 2 में से लास्ट वाला 2 जब हम घटाएंगे तो फाइनली हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो 0, और हमारा फाइनली जो उत्तर आएगा वो 0 ही आएगा, कि इकाई का अंक इसमें हमारा 0 होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब संख्याएं घात के रूप में पूछी जाए, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 7650 पे घात 976 में इकाई का अंक, अब 7650 को हम 976 बार तो गुणा कर नहीं सकते हैं, तो हमको कोई ना कोई तरीका अपनाना होगा। यहां पे देखते हैं जो ये नीचे संख्या दी गई है इसको हम बोलते हैं आधार, बेस, इसी को बोलते हैं बेस। जो ऊपर यहां संख्या दी गई है इसको बोलते हैं घात या पावर। तो हमको सबसे पहले देखना है कि आधार के इकाई का अंक क्या है, आधार के इकाई का अंक क्या है, यही चेक करना है हमको। जब तक हम इसको नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हम इसमें इकाई के अंक को निकाल नहीं पाएंगे। तो इकाई के अंक को हम निकालने के लिए हमको अब बाकी इन 3 डिजिट से हमको मतलब नहीं है, केवल 0 से मतलब रह गया, बाकी इनसे मतलब हमारा खत्म हो गया। जब हम 0 को 976 बार घात लगी हो तो उसका मतलब कि लास्ट में 0 ही आएगा, यानी कि 0 का चाहे जितनी बार गुणा किया जाए, 0 का चाहे जितनी बार 976 बार नहीं, चाहे जितनी बार गुणा किया जाए तो लास्ट में हमारा उत्तर जो आएगा वो 0 ही आएगा। इसलिए हमारा इसका उत्तर हो गया 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब 0 पे अगर यन घात लगी हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 ही आएगा, यानी 0 पे कोई घात लगी हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इसी प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया 7641 में 954 की घात। अब यहां हमको देखना है, इससे मतलब हमारा नहीं है, मतलब केवल इससे है, लास्ट जो यूनिट डिजिट है उससे हमको मतलब है। आधार के इकाई का अंक जो होगा हमको मतलब केवल आधार के इकाई के अंक से होगा, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। आधार के इकाई का अंक 1 है और उस पे अब घात लग गई है कितनी बड़ी, 954 की घात लग गई, 954 की घात लग गई। 1 का गुणा हम चाहे जितनी बार करें, 1 का गुणा फाइनली हम चाहे जितनी बार करें तो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। तो चाहे 954 की घात लगी हो, चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो, हमारा जो उत्तर आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया 1 पर अगर यन घात है तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका जो रिजल्ट हमारा है वो क्या हो गया, आंसर 1। तो इस प्रकार से हमने 0 को सीखा और 1 को सीखा। अगर हमको कोई भी संख्या दी गई है घात वाली और उसमें जो आधार के इकाई का अंक है वह अगर 0 है या 1 है तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, 0 है तो 0 आएगा, घात चाहे जितनी बड़ी हो, 1 है तो 1 आएगा, घात चाहे जितनी बड़ी हो। आइए इसके आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आया कि 1945 पे 432 की घात में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब अगर लास्ट का जो डिजिट यहां दिया हुआ है वो 5 है, लास्ट का जो डिजिट है आधार के इकाई का अंक, बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। 5 पे हम लिख सकते हैं इसको कि 5 पे 432 की घात। केवल हमको यूनिट डिजिट से मतलब है तो केवल हमने यूनिट डिजिट ही लिया। 5 पर 432 की घात। अगर हम देखते हैं कि 5 का गुणा हम चाहे जितनी बार करें, चाहे जितनी बार हम 5 का गुणा करें यानी n बार करें तो 5 गुणे 5 25 आएगा, इकाई का अंक 5 होगा।
फिर 5 पच्चे 25 इकाई का अंक फिर 5 होगा, फिर 5 पच्चे 25 इकाई का अंक फिर 5 होगा, फिर 5 पच्चे 25 इकाई का अंक फिर 5 होगा। यानी हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 का गुणा चाहे जितनी बार हम करेंगे तो हमको फाइनली जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो यूनिट डिजिट के स्थान पे हमेशा 5 ही मिलेगा। तो 5 हमको मिला, तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 पे अगर n की घात है, यानी 5 पे n का मतलब चाहे जो घात हो, तो हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया 5 और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे कह दिया कि 7 3 4 6 पर घात दे दिया 3 2 5 0, यानी 7346 पर 3250 की घात में इकाई का अंक अब हमको यहां मिला क्या, यूनिट डिजिट 6 है, इस पे घात लगी हुई है 3250 की। हम अब इसके जो विशेषताएं हैं 6 वाले को हम देखते हैं कि 6 का गुणा हम चाहे जितनी बार करते हैं, चाहे जितनी बार हम 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 36 में इकाई का अंक 6, फिर 6 चौक 36 इकाई का अंक 6, फिर 6 चौक 36 इकाई का अंक 6, फिर 6 चौक 36 इकाई का अंक 6, और फाइनली हमारा जो उत्तर आ जाएगा वो चाहे जितनी बड़ी घात लगी हो हमारा उत्तर 6 आएगा। इसका मतलब कि 6 पे अगर n की घात है तो हमारा उत्तर हमेशा 6 आएगा। तो हमारा यहाँ उत्तर हो गया 6 और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमको यहाँ से 3-4 डिजिट मिला कि जिसका गुणा चाहे जितनी बार हो, अगर लास्ट का जो आधार के इकाई का अंक है वह होता है तो फाइनली हम उसी को ही सेम करते हैं। जैसे पहला 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो एक ग्रुप ये हो गया जहां पे क्या होता है, सेम ही होता है। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 हो तो 6, चाहे घात कितनी भी बड़ी ना लगी हो तो इकाई का अंक जो होगा हमेशा 0 1 5 6 ही होगा। अब इसके आगे आइए, एक दूसरा ग्रुप हम लेते हैं। ये पहला ग्रुप हमारा बना, एक ग्रुप हमको याद रखना है कि 0 1 5 6 अगर आधार की इकाई का अंक है तो हमेशा किसी भी कंडीशन में इकाई का अंक हमेशा 0 1 5 6 ही होगा। दूसरे ग्रुप में हम चलते हैं तो दूसरा ग्रुप जब देखेंगे तो यहाँ दूसरे ग्रुप में 4 और 9 है। 4 और 9 की विशेषता को अगर हम देखेंगे तो अगर हम कहें कि 4 पर 1 की घात, 4 पर 2 की घात, 4 पर 3 की घात, 4 पर 4 की घात, 4 पर 5 की घात, 4 पर 6 की घात, 4 पर 7 की घात, 4 पर 8 की घात, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहें तो हम देखेंगे 4 पर 1 का मतलब 4 होता है, और फिर 4 पर 2 का मतलब 4 चौके 16, फिर 6 चौक 24, फिर 4 चौके 16, फिर 6 चौक 24, फिर 4 चौके 16, फिर 6 चौके 24 और फिर 4 चौके 16। हमने देखा कि जहाँ जहाँ विषम घात है, जहाँ जहाँ विषम घात है, विषम घात जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 4 आया होगा। जहाँ जहाँ विषम घात होगी वहाँ वहाँ उत्तर क्या आएगा, 4, और जहाँ जहाँ सम घात लगी होगी वहाँ वहाँ उत्तर आया होगा 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 4 आधार के इकाई का अंक अगर 4 है, आधार के इकाई का अंक अगर 4 है तो इसमें हम कह सकते हैं कि घात विषम होने पर 4 का 4 ही होगा और घात सम होने पर ये 9 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा। तो केवल हमको यहाँ ये याद रखना है कि अगर आधार के इकाई का अंक 4 है तो घात उस पर कौन सी लगी है, हम घात देखते हैं। घात अगर विषम है तो 4 का 4 ही रहेगा, और अगर घात सम है तो 4 का 6 हो जाएगा। अगर हम आए 9 पे देखें तो 9 कहता है 9 पर 1 की घात, 9 पर 2 की घात, 9 पर 3 की घात, 9 पर 4 की घात, 9 पर 5 की घात,
9 पर 6 की घात, 9 पर 7 की घात, 9 पर 8 की घात, 9 पर 9 की घात, 9 पर 10 की घात। 9 पर 1 का मतलब 9 होता है, 9 पर 2 का मतलब 81, 81 में इकाई का अंक 1 हो जाएगा। फिर 1 का 9 में गुणा होगा 9, और फिर 9 का गुणा 9 में होगा 81, 1 का गुणा होगा 9 में 9, और 9 का 9 में गुणा होगा 81, 1 का गुणा 9 में होगा 9, 9 9 का 81, 1 नवा है फिर 9, 9 नवा फिर 81। आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ विषम घात लगी होगी वहाँ वहाँ 9 का 9 ही आया होगा। यहाँ विषम घात लगी है, 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 यहाँ विषम घात लगी है। जहाँ जहाँ विषम घात होगी वहाँ 9 आया होगा, और जहाँ सम घात होगी वहाँ 1 आया होगा। तो हम फाइनली यहाँ कह सकते हैं कि अगर आधार के इकाई का अंक 9 है तो घात जो है अगर विषम है, घात अगर विषम है तो 9 ही आएगा, और अगर घात सम है तो 1 आएगा। अब जैसे क्वेश्चन हमसे करता है, क्वेश्चन कर दिया कि 7544 पर घात 355 में इकाई का अंक क्या होगा। फिर कह दिया 6974 में 744 की घात में इकाई का अंक क्या होगा। फिर कह दिया 9449 में 732 की घात में इकाई का अंक क्या होगा। फिर कह दिया 7639 पर 711 में इकाई का अंक क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन हमसे पूछा। अब हम कहेंगे कि अगर 4 है, लास्ट में यूनिट डिजिट अगर 4 है, लास्ट का यूनिट डिजिट हम देखते हैं कि आधार के इकाई का अंक क्या है, तो 4 कहेंगे। 4 पे घात लगी हुई 355 की, तो देखेंगे सम है कि विषम है। तो यहाँ अगर लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये विषम है, तो विषम है तो यहाँ इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 4 का 4 ही, 4 का 4 ही। जहाँ जहाँ विषम घात लगी होगी वहाँ 4 का 4 ही आया होगा। जहाँ जहाँ विषम घात लगी होगी वहाँ 4 का 4 ही आया होगा, तो वहाँ इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 4। दूसरा, आधार के इकाई का अंक यहाँ भी 4 है, घात लगी हुई है 744 की। 744 सम है कि विषम है, तो कहेंगे कि सम है। तो अगर सम है तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, तो यहाँ आधार के इकाई का अंक दिया हुआ है 9। आधार के इकाई का अंक दिया हुआ है 9। 9 को आप देखेंगे कि अब इस पे घात जो लगी है वो सम है कि विषम है, तो लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये सम घात है। तो जब सम घात होती है तो 9 का 1 हो जाता है, जो आपको नियम में बताया गया कि अगर सम है तो 9 का 1 हो जाता है, और जहाँ जहाँ सम घात लगी होगी वहाँ वहाँ 1 आया होगा, आप देख लीजिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ इकाई का अंक हमको 9 मिला और विषम घात मिली, तो यहाँ 9 का 9 ही रह गया, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने 2 ग्रुप देखा। पहला ग्रुप देखा हमने 0, 1, 5, 6 का, जहाँ पे घात चाहे जितनी बड़ी हो वहाँ पे हम करते क्या है कि जो ही हमको आधार की इकाई का अंक मिलता है वही हमारा उत्तर होता है। 0 मिला तो 0, 1 मिला तो 1, 5 मिला तो 5, 6 मिला तो 6। दूसरे ग्रुप में हमने देखा कि 4 और 9 आता है। अगर 4 और 9 आधार के इकाई का अंक 4 है या 9 है, अगर घात विषम है तो 4 का 4 होता है और 9 का 9 होता है। अगर घात सम है तो 4 का 6 हो जाता है और 9 का 1 हो जाता है। बस इतना ही हमको याद रखना है। फिर आइए देखते हैं कि तीसरे ग्रुप में कौन कौन सी संख्याएं हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। आइए तीसरे ग्रुप में देखते हैं। तीसरे ग्रुप की अगर बात की जाए तो यहाँ जो संख्याएं हैं वो है 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 की अगर बात की जाए तो आप किसी भी संख्या का अगर वर्ग करिए, किसी भी संख्या का अगर वर्ग करिए आप,
तो लास्ट में ये 2 3 7 8 कभी नहीं आता है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर किसी भी संख्या का आप वर्ग करिए तो जो वर्ग संख्या मिलती है उसका जो यूनिट डिजिट होता है वह कभी 2 3 7 8 हमको नहीं मिलता है। यूनिट डिजिट संख्या कभी 2 3 7 8 नहीं हो सकती है। यानी अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 मिल जाए तो आप कह दीजिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सिरे से उसको आप खारिज कर सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर आपको यूनिट डिजिट के स्थान पर 2 3 7 8 कभी नहीं मिलेगा। अब आइए 2 3 7 8 की विशेषता क्या होती है इसको अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि 2 का गुणा हम करें कई बार n बार, इस तरीके से हम गुणा करते जाएं तो ये 2 पर 1, ये 2 पर 2, ये 2 पर 3, ये 2 पर 4, ये 2 पर 5, ये 2 पर 6, ये 2 पर 7, ये 2 पर 8, ये 2 पर 9, ये 2 पर 10, ये कंटिन्यू आगे चलेगा। अगर हम इसमें देखें तो 2 पर 1 का मान 2 होता है, 2 पर 2 का मान 4 होता है, 2 पर 3 का मान 8 होता है, 2 पर 4 का मान 16 में इकाई का अंक 6, फिर 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, ये हमारा आएगा इकाई का अंक। अब देखें अगर तो 2 4 8 6, 2 4 8 6 और 2 4 8 6, ये रिपीटिशन हो रहा है 4 4 बार का, ये रिसाइकिल एक पहिया चलेगा 4 4 बार का, वो रिपीटिशन होगा। यानी जो मान 2 पर 1 का मान होगा वही 2 पर 5 का होगा, वही 2 पर 9 का होगा, क्योंकि 4 बार वह रिपीट करता है, 4 बार में वह रिपीट करता है। अगर हम 3 की बात करें तो 3 पर 1, 3 पर 2, 3 पर 3, 3 पर 4, 3 पर 5, 3 पर 6, 3 पर 7, 3 पर 8, 3 पर 9 और 3 पर 10। 3 पर 1 का मान 3, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 में 7, 7 त्रिक 21 में 1, 1 तिहाई फिर 3, 3 त्रिक का फिर 9, 9 त्रिक फिर 27, 7 त्रिक 21, 1 तिहाई फिर 3, 3 त्रिक का फिर 9। आप देखेंगे 1 9 7 1, 1 9, अरे यहाँ 3 आ गया, 3 पर 1 का मान 3, 3 9 7 1, 3 9 7 1 और 3 9 7 1। इस तरीके से ये 4 4 बार क्या होगा, रिसाइकिल होगा, यानी कि रिपीट होगा 4 4 बार में। यही सेम जो विशेषता है, यही विशेषता 7 की भी होगी। 7 पर 1, 7 पर 2, 7 पर 3, 7 पर 4, 7 पर 5, 7 पर 6, 7 पर 7, 7 पर 8, 7 पर 9 और 7 पर 10, ये कंटिन्यू आगे जाएगा, ये कंटिन्यू आगे जाएगा। 7 पर 1 का मतलब 7, फिर 7 सत्ते 49, 9, फिर 9 सत्ते 63, 3, फिर 3 सत्ते 21, 1, 1 सत्ते फिर 7, 7 सत्ते फिर 49, 9, 9 सत्ते 63 में 3, 3 सत्ते 21 में 1, 1 सत्ते 7, फिर 7 सत्ते 49, 9। यानी आप देखेंगे तो 7 9 3 1, 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, इस तरीके से ये चलेगा। और सेम यही विशेषता 8 की भी होती है कि 4 बार वह भी रिपीट करेगा। अब हम करेंगे क्या कि 4 बार रिपीट होने के नाते ही जब भी हमको कोई क्वेश्चन मिलेगा, जैसे हमको मिल गया कि 4 8 7 2 पर घात 322 में इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पूछ लिया इकाई का अंक क्या होगा, तो हमको देखना है कि यहाँ आधार का जो इकाई का अंक मिला वो किस ग्रुप का है, तो हम कहेंगे ये तीसरे ग्रुप का है। तीसरा ग्रुप क्या कहता है, तीसरा ग्रुप कहता है कि 4 4 बार रिपीट होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि 4 4 बार रिपीट होता है तो 322 जो इसकी घात है, इसी में हम 4 का भाग दे दें, तो 4 से भाग देने का मतलब ये है कि लास्ट की 2 डिजिट में आप 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि शेष क्या बचेगा, तो 4 पचे 20, 2 शेष बचेगा और यही 2 शेष हम लाके इस आधार के इकाई के अंक पे लगा देते हैं।
और इसी का मान जो निकाल लेते हैं, यानी 4 ही इसका इकाई का अंक होगा। हमने किया क्या कि यहाँ पे 4 का भाग दे करके हमने शेष ज्ञात किया और शेष ला करके आधार पे हमने लगा दिया, उसी का मान आएगा, वही इकाई का अंक हमको बताएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन कह दिया कि 6, 3, 5, 4, 2 पर घात लगा दिया 3, 7, 5, 5 का। अब इसमें पूछा कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने देखा कि यहाँ इकाई का अंक जो है वो 2 है, आधार के इकाई का अंक 2 है। तीसरे ग्रुप का है तो यहाँ हमको 4 से भाग दे करके शेष ज्ञात करना है, और जब हम शेष ज्ञात करेंगे 4 से भाग दे करके तो लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देंगे, तो 4 एकन्नम 4, 1 बचा 15 हो जाएगा, और 4 तियां 12, 3 15, यानी शेष हमारा 3 आ गया। तो इसी आधार के इकाई के अंक पे ला करके हमने 3 को लगाया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई का अंक हमेशा हमारा 8 ही यहाँ होगा। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा कि 6, 7, 5, 4, 8 पर 3224 की घात। अब यहाँ एक चीज समझना है कि जब हम इसमें 4 का भाग देंगे, क्योंकि 2, 3, 7, 8 ये किस ग्रुप का है, ये तीसरे ग्रुप का है, घात में 4 से हमको भाग देना है। जब हम 4 से भाग देंगे तो हमको लास्ट की 2 डिजिट में ही भाग दे करके शेष ज्ञात कर लेना है। तो जब हम यहाँ शेष ज्ञात करने जाएंगे तो 4 6 24, शेष 0 बचेगा। तो शेष 0, 8 पे 0 नहीं हम लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि 0 का मतलब कंप्लीट संख्या यहाँ जाके, चाहे यहाँ ऐसे पूरा हो रही है, 2 पर 4 का मतलब यही होता है, और 4 में अगर हम 4 से भाग देते तो 0 आ जाता, तो 0 आ जाता, तो इसका मतलब 2 पर 0 का मान 1 होता, तो 1 वहाँ कोई संभावना ही नहीं है। अगर मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन देते 2 पर 8 की घात में इकाई का अंक बताइए, तो जैसे ही आप देखते कि तीसरे ग्रुप का है तो 8 में आप 4 से भाग देते, तो 8 में 4 से जब भाग देते तो शेष 0 आता, और शेष 0 का मतलब किसी भी संख्या पे अगर 0 की घात लगी हो तो उसका मान 1 आएगा, तो 1 यहाँ आंसर होगा नहीं। तो होगा क्या कि जब भी शेष हमारा 0 बचेगा तो हम आएंगे उसी आधार के इकाई के अंक पे ही आएंगे, लेकिन घात यहाँ हम लगाएंगे किसकी? 4 की, और इसका जो मान आएगा 8 अठाए 64, 64 अट्ठे 512, या ऐसे आप कर सकते हैं 8 अठाए 64, 4 हो गया, 4 अट्ठे 32, 2 हो गया, 2 अट्ठे 16, यानी हो गया इकाई का अंक 6 हो गया। 8 का गुणा 4 बार करेंगे जब आप ऐसे, तो क्या होगा? 8 अठाए 64, 4 आ गया, 4 अट्ठे 32, 2 आ गया, 2 अट्ठे 16, 6 आ गया, और ये हो गया हमारा इकाई का अंक। तो हमने सीखा क्या? 3 ग्रुप हमने आपको बताया, पहला 0, 1, 5, 6 का, दूसरा 4 और 9 का, तीसरा 2, 3, 7 और 8 का। आपको तीनों ग्रुप याद रखना है। पहले ग्रुप में अगर 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक सेम होगा, वही होगा। 4 और 9 है, 4 और 9 होने पे अगर विषम घात लगी है तो 4 और 9 ही होगा, अगर सम घात लगी है तो 4 का 6 और 9 का 1 हो जाएगा। 2, 3, 7, 8 में जब हम जाएंगे तो आधार के इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो हाँ, यहाँ हमको पता है कि ये 4 बार का रिपीटेशन होता है, इसलिए घात में 4 का भाग दे करके हम शेष ज्ञात करते हैं, और शेष ज्ञात करके जो शेष आता है वही आधार के इकाई के अंक पे ला करके हम लगा देते हैं, और उसका मान जो होता है उसमें जो इकाई का अंक होता है वही हमारा इकाई का अंक हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि 2, 3, 7, 8 में हम घात में 4 का भाग देते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तो अगर हम 60 में देखें, तो 60 में अगर हम देखें तो पहले ग्रुप में हमारे क्या क्या हैं? 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। तो अगर मान लीजिए 0 पर n की घात लगी है तो इसका मान 0 ही आएगा। 1 पे अगर n की घात लगी है तो इसका मान 1 ही आएगा। 5 पे अगर n की घात लगी है तो इसका मान 5 ही आएगा, और अगर 6 पे n की घात लगी है तो इसका मान 6 ही आएगा, जहां n बराबर प्राकृतिक संख्या। n कोई प्राकृतिक संख्या है।
या धन पूर्णांक है, जो भी कह लीजिए। दूसरे ग्रुप में आपको बताया गया कि 4 और 9। 4 और 9 की कंडीशन ये है कि अगर 4 पर n की घात है तो यहां 4 ही आएगा, और अगर 4 पे n+1 की घात है तो यहां 6 आएगा। जहां n बराबर विषम संख्या, जहां n बराबर विषम संख्या, इसको याद रखना है कि 4 पे अगर n की घात है तो 4 आएगा। n विषम है, विषम का मतलब n जहां विषम संख्या है, तो 4 पे कोई विषम लगा है तो 4 ही आएगा। n+1 का मतलब विषम में जब एक जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 पे अगर सम कोई घात लगी है तो 6 आ जाएगा। वही चीज यहाँ होगा, 9 पे अगर n लगा हुआ है तो 9 ही आएगा, और 9 पे n+1 लगा हुआ है तो 1 आ जाएगा। यहाँ फिर से आप कह सकते हैं कि जहां n बराबर विषम संख्या, जहां n बराबर विषम संख्या। फिर उसके बाद तीसरे ग्रुप में आएंगे, तो तीसरे ग्रुप में हमको दिया हुआ है, थर्ड ग्रुप में आएंगे तो थर्ड ग्रुप में हमको मिलेगा 2, 3, 7, 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर अगर n घात लगी हुई है तो हम क्या करेंगे, n/4, और यही निकालेंगे शेष, यही निकालेंगे शेष, और इसी 2 पर शेष ला के रख के और तब इकाई का अंक हम ज्ञात करते हैं। और यही सेम प्रक्रिया क्या होगी, 3 में भी होगी, 7 में भी होगी और 8 में भी होगी। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है, इतना बस, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर इतना आप जानते हैं तो इकाई का अंक आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे यूपीटीईटी हो, चाहे सुपर टीईटी हो, चाहे सीटीईटी हो, हर जगह इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है 3 पार्ट में डिवाइड है, पहले में 0, 1, 5, 6 है, दूसरे में 4 और 9 है, तीसरे में 2, 3, 7, 8 है। इसी को याद रखना है और इससे संबंधित क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में लेकर के हम आएंगे। आप इसको एक बार पूरा वीडियो देख करके और इसको अपने जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हों उस ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करिए, जिससे आपके साथ साथ जो आपके सहपाठी हैं उनके पास भी पहुँचे, जिसको भी इसका लाभ लेना हो उसके तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और साथ में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो उस कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी करिए। और अगर कुछ आपको नया कुछ सीखना है जो आपको समझ में नहीं आता है तो उससे संबंधित कमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसका वीडियो आपको मिलेगा। धन्यवाद।